हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम 2018 का इंग्लिश मीडियम का केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों हिंदी मीडियम का मैं पहले से डाल चुका हूं, उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास 2018 का पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ज़रा। पहला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित पदार्थ विद्युत अपघट्य मिलाने पर पुनः कोलाइडी प्रावस्था में लौटता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी जब किसी विद्युत अपघट्य अवशोषित पदार्थ को पुनः कोलाइडी अवस्था में लौटाया जाए तो वह प्रक्रिया आपकी पेप्टाइडेशन कहलाती है। इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड इज करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके सामने जो एलिमेंट दे रखे हैं, ये पृथ्वी की जो सतह है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है। तो देखिए आप याद रखना, पृथ्वी का जो सूत्र होता है वो होता है सिलिका SiO2, और SiO2 में सिलिकन 1 और ऑक्सीजन 2, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, 46 या 43 के आसपास होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पदार्थ जो गैंग से अभिक्रिया कर गलनीय सामग्री बनाए, यानी गैंग से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उनसे अभिक्रिया कर जो गलनीय सामग्री बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो गलनीय सामग्री बनाता है उसे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ निकल के आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, वह है द्रव्य अमोनिया में सोडियम का तनु विलयन नीले रंग का होता है। द्रव्य अमोनिया में सोडियम का तनु विलयन नीले रंग का होता है, वो किस कारण होता है, तो वो होता है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से। तो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन सेकंड आंसर इसका हो जाएगा, द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आपके पास। फिफ्थ क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने हेतु जो संक्रमण धातु जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसके कौन से इलेक्ट्रॉन निम्न में से किस कक्षा के भाग लेते हैं। तो यहाँ पर केवल NS एंड N-1D ओनली बट नॉट NP, यानी NP के भाग नहीं लेते हैं, NS के और N-1D के ही लेते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था में, और सामान्य में केवल NS के ही भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ निकल के आ जाता है, वो है जब अमोनिया को क्यूप्रिक लवण विलयन में मिलाया जाता है तो गहरा नीला रंग बनना किसके कारण दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है आपका कॉपर NH3 का होल 4+2 के कारण। ठीक है, जो कॉपर का ये संकुल कंपाउंड है उसी के कारण दिखाई देता है। सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी एरोमेटिक क्वेश्चन है या जितने भी एमीन के नाइट्रोजन युक्त क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, नियोप्रीन निम्न में से किसके बहुलीकरण से बनाया जाता है। तो नियोप्रीन होता है वो एक रबर होता है, और ये किसके बहुलीकरण से बनाया जाता है, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन से। किससे, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन से बनाया जाता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निकल के आता है आपके लिए, वह ये है रिएक्शन इज नाउन एज, यानी ये रिएक्शन कौन सी है। तो आपके सामने जो ये रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन कौन सी है, हेल्वर्ट-जेंसी की रिएक्शन। कौन सी, थर्ड रिएक्शन HVZ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसमें अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, जो अल्फा कार्बन होता है उस पर एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद अगली रिएक्शन है, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो इस रिएक्शन का नाम आपको बताना था, ये कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है। स्टीफन अपचयन हो रहा है यहाँ पर, कौन सा हो रहा है, स्टीफन अपचयन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके यहाँ निकल के आ जाता है, फिनोल और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है। देखिए अगर क्लोरोफॉर्म हो इन सारे में तो आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, और अगर क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 हो तो यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रसायन जिसका एक ही अभिक्रिया में स्वयं का ऑक्सीकरण और अपचयन हो जाए, यानी सेल्फ प्रोडक्शन भी हो जाए और ऑक्सीडेशन भी हो जाए, तो ये किसका होता है, फार्मेल्डिहाइड का। ठीक है, क्योंकि फार्मेल्डिहाइड एल्कोहल और एसिड दोनों में परिवर्तित हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो आपकी इंडस्ट्रियल एल्कोहल है इसको पीने के अयोग्य बनाने के लिए, ठीक है, अनफिट बनाने के लिए क्या मिलाया जा सकता है। तो इसमें मिलाया जाता है कॉपर सल्फेट और पिरीडीन। याद रखना, शराब में जो कलर आता है वो भी किसके कारण आता है, कॉपर सल्फेट के कारण ही आता है। ठीक है, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है, वह है सांद्र HCl व ZnCl2 का जो मिक्सचर है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ZnCl2 निर्जल में होता है यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है, अम्ल की प्रबलता का घटता हुआ क्रम। तो देखिए यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनोल का ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो P उत्पाद है वह क्या बनेगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में ये कौन सी रिएक्शन है आपको पता लग रहा होगा, रोजेनमुंड अपचयन है। यहाँ पर तो RCHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा, यानी इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, RCHO। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है, 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो निकल के आता है,
वह निकल के आता है कि इसमें जो ये न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चारों रिएक्शन दे रखी है, उसमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होगी, तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन कौन से में हो रहा है, केवल चौथे ऑप्शन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जिसका मतलब 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लिया करो किसी में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, किसी में एलिमिनेशन हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जो ये अभिक्रिया है इसमें ए जो उत्पाद है वो ए कंपाउंड है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये इसमें ओजोनीकरण हो रहा है, तो ये जो है ये केवल 1 ब्यूटीन की उपस्थिति में हो सकती है, यानी 1 ब्यूटीन से जो आपके उत्पाद है वो बन सकते हैं ऐसे वाले। ठीक है, वैसे तो प्रोपीन से ही बन सकते हैं, लेकिन ये वाले उत्पाद 1 ब्यूटीन से ही बनेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, द केमिकल नेम ऑफ सेकेरिन, सेकेरिन का केमिकल नाम क्या होगा, यहाँ पर ऑर्थोसल्फो बेंजेनेमाइड होगा। वैसे आप देख सकते हो कि सेकेरिन की तरह के ये जो बाकी के हैं वो तीनों तो सेकेरिन की तरह के ही हैं, और एक ही आपको केमिकल नेम की तरह दिख रहा है, तो फर्स्ट आंसर इसका वैसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके यहाँ निकल के आता है कि जो ये रिएक्शन है ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, तो देखिए यहाँ पर ये Cu2Cl2 है, इसलिए ये सेंड मेयर रिएक्शन कहला रही है। ठीक है, अगर Cu2Cl2 की जगह अगर Cu होता, केवल कॉपर होता, तो यहाँ पर ये गाटरमान कोच अभिक्रिया भी कहला सकती थी। ठीक है, इसका आंसर फिलहाल फर्स्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके यहाँ निकल के आ जाता है, वो है फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सा नहीं दर्शाता है, तो देखिए एनिलीन में जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, सारी होता है, इस वजह से ये एनिलीन फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दर्शाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि कौन सी क्वांटम संख्या है वो त्रिविम अभिविन्यास को बताती है, किसको, त्रिविम अभिविन्यास को बताती है, तो यह आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी Ml। तीसरा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्पिन ऑर्बिटल को बताती है वो कौन सी बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो इसका तीसरा आंसर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस की जो ग्राउंड स्टेट होती है, निम्नतम स्तर होता है, उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3p3 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सेकंड आंसर इसका हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ जाता है आपके लिए, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो m बराबर होता है n का स्क्वायर, तो n का मान यहाँ पर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा 9 इज करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वांटम वाला चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे के सारे लेक्चर में जेट की दृष्टि से, ICR की दृष्टि से, नीट की दृष्टि से मैं डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो, मैं इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो ये चारों क्वांटम संख्याएं दे रखी है ये कौन से एटम को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए +1/2 है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। अगर -1/2 होता तो कौन सा होता था, बेरिलियम। आपको पता है -1/2 वाला 2019 में आया था और ये 2018 में आ रखा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है आपके लिए, मैक्सिमम अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन किस में उपस्थित है, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर Fe+2 में मिलेंगे, क्योंकि Fe+2 में यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा किसी में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, केवल कॉपर प्लस होता है, उसमें 5 कॉपर होता है, उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर प्लस में, यहाँ पर कॉपर प्लस है नहीं, सॉरी क्रोमियम प्लस, क्रोमियम है नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के जाता है, आवर्त सारणी में वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि क्यों होती है, तो ये वृद्धि होती है आपके जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का नए कक्षकों में संयोजन, यानी न्यू एनर्जी लेवल का जो होता है वो संयोजन होता है कक्षकों का, इस वजह से यहाँ पर तीसरा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि जितनी भी आपको स्पीसीज दे रखी है इनमें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन कौन सी है, N-3 में 10 इलेक्ट्रॉन, F- में 10 इलेक्ट्रॉन, Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे में देखो सोडियम मैग्नीशियम में समान है लेकिन कैल्शियम में ज़्यादा हो गए, पहले में कैल्शियम में और बाकी तीनों में यहाँ तो अलग अलग हैं। उसके बाद देखो इसमें सब में अलग अलग है। अगला क्वेश्चन यहाँ आपका निकल के आता है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी नो यूनिट, यानी यूनिट लेस कौन सी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा यूनिट लेस होती है, विद्युत ऋणात्मकता यूनिट लेस होती है। इसके अलावा बाकी की तो आपने देखा होगा, जैसे फ्लोरीन है तो उसकी कितनी होती है विद्युत ऋणात्मकता, 4 होती है आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा, लेकिन 4 ही लिखते हैं, आगे कुछ यूनिट लगाते हैं, किलो जूल वगैरह कुछ नहीं लगाते ना, इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म व 2 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म किस में होंगे, यानी बॉन्ड पेयर 2 और 2 ही लोन पेयर किस में है, तो H2O में 2 बॉन्ड पेयर भी होते हैं और लोन पेयर भी होते हैं। आप इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, यानी 2 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर भी उपस्थित होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन चारों में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो देखिए इसमें फर्स्ट का हो जाएगा H2O का, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे इसका सेकंड का हो जाएगा, फिर फोर्थ का और फिर थर्ड का होगा। लेकिन सबसे आपने को एक ही पूछा है तो फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिस रिएक्शन में आपको केपी और केसी में संबंध बताना है, तो केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी होती है। इसके लिए आपका डेल्टा जो एनजी है वो 2 - 4, तो -2, तो इसमें फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। केपी बराबर केसी आरटी की पावर -2, क्या केपी बराबर केसी आरटी की पावर -2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए निकल के आ जाता है। इस रिएक्शन के लिए साम्य अवस्था की जो सांद्रता दे रखी है, यहाँ पर आपको केसी का मान निकालना है। ठीक है, तो आप केसी का मान निकाल सकते हो। प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता से अगर आप निकालोगे तो आपके पास फर्स्ट आंसर निकल के आ जाएगा 0.622। क्या आएगा? 0.622। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल जो रिएक्शन होती है उनमें अभिकारकों की सांद्रता दुगनी करने पे साम्य स्थिरांक पे, देखिए साम्य स्थिरांक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सेम का सेम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ जाता है, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड यानी जो मानव का रक्त है उसकी पीएच कितनी होती है? उसकी पीएच फिक्स होती है 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज ब्रोंस्टेंट एसिड एंड ब्रोंस्टेंट बेस, यानी दोनों की तरह कार्य कर सकता है। तो SCO3- दोनों की तरह कार्य कर सकता है, क्योंकि ये एक H+ त्याग भी सकता है और एक H+ ग्रहण भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर निकल के आ जाता है 36, निम्न में से कौन सा लुईस सार नहीं है? लुईस बेस कौन सा नहीं है? यानी देखो दोस्तों, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो वो तो एसिड होता है, लुईस एसिड होता है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वो लुईस बेस होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाली एक स्पीशीज आपको दिख रही है Hg+, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सिंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 × 10⁻³ मोल। वाट विल बी इट pH, इसकी pH कितनी होगी? तो इसकी pH आप निकाल सकते हो, इसकी pH 2.42 फर्स्ट आंसर वाली आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है आपके लिए, वह अम्लीय बफर विलयन निम्न को मिलाने से बनाया जा सकता है। तो अम्लीय बफर विलयन आपका यहाँ पर सोडियम एसीटेट एवं एसिटिक एसिड से बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आपको एसिडिक बफर बनाना है तो दुर्बल एसिड होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होना चाहिए, तभी बनता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है, धुआं निम्न में से किसका कोलाइडिसोल है? स्मोक किसका कोलाइडिसोल है? तो ये होता है गैस में ठोस का। किसमें? गैस में ठोस का, यानी सॉलिड इन गैस। थर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है आपके लिए, टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता है। जो आपका टिंडल इफेक्ट है नॉट ऑब्जर्व किसमें किया जा सकता है? किसमें ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता? ट्रू सॉल्यूशन में, यानी वास्तविक विलयन में आपका टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा आपको कि सारे के सारे JET ICAR BHU नीट JEE के आपको पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने लाइक तो कर ही दिया होगा दोस्तों, शेयर भी कर दे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।